गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास का एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो हम डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी से रिलेटेड, और पहले चैप्टर का नाम है आपका सस्य विज्ञान और बीज और मृदा। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचेज हैं आपके सिलेबस में। क्या है? 3 ब्रांचेज रहती हैं। कौन कौन सी है 3 ब्रांचेज? पहला आता है एग्रोनॉमी, पहला है एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, दूसरा है आपका हॉर्टिकल्चर, और तीसरा आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। वैसे तो एग्रीकल्चर की कृषि विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आप पढ़ते हैं वो मुख्यतः 3 ही हैं। कौन कौन सी हैं? एग्रोनॉमी, जिसको हिंदी में हम सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं, और हॉर्टिकल्चर जिसको हम उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को हम पशुपालन कहते हैं। पशुपालन कहते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर की तीनों ब्रांचेज हैं। अब इसमें जो आपके चैप्टर्स रहते हैं उसमें डिस्कस किया था पिछले वीडियो में ही, सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तब बताया था कि सस्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ना है, और जो उद्यान विज्ञान है उसमें जो पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं उसको, और एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है वो किससे रिलेटेड है? आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 6th चैप्टर तक किस में आते हैं? एग्रोनॉमी में आते हैं। पहले से 6ठे चैप्टर तक एग्रोनॉमी में आते हैं, और एग्रोनॉमी ही हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो आपका पहले चैप्टर का जो नाम है वो क्या नाम रहता है? उसमें आता है आपका सस्य विज्ञान। पहले चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। ये पहले चैप्टर का नाम है। अब इस सस्य विज्ञान में हम इसके अलग अलग पार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के हमने 3 पार्ट कर दिए। सस्य विज्ञान को अलग से पढ़ेंगे, मृदा को अलग से पढ़ा जाएगा, और बीज को अलग से पढ़ा जाएगा। अब हमें सस्य विज्ञान पढ़ना है। सस्य विज्ञान में हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ते हैं। दूसरा जो इसमें रहता है वो पढ़ते हैं इसका महत्व क्या है, सस्य विज्ञान का महत्व क्या है, और तीसरा इसमें पढ़ते हैं कि इसमें स्कोप है या क्षेत्र है वो क्या है। अच्छा, मृदा में हम पढ़ते हैं मृदा से जुड़े उत्पादकता, और उर्वरता। इन दोनों टॉपिक के साथ साथ हम मृदा क्षरण भी पढ़ते हैं। मृदा क्षरण ये पढ़ा जाएगा। ये आपका दूसरा टॉपिक रहेगा। पहला टॉपिक ये है, पहले चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। दूसरे टॉपिक में हम थोड़ा मृदा के बारे में जानेंगे, और तीसरा टॉपिक जो आपका रहता है उसमें बीज के बारे में जाना जाएगा। अच्छा, बीज में हमें क्या पढ़ना है? बीज में हमें इसकी बीज की परिभाषा पढ़नी है। परिभाषा पढ़ने के बाद में बीज के उत्तम बीज के गुण, उत्तम बीज के गुण क्या है वो पढ़ना है। बीज के प्रकार पढ़ने हैं, और बीज की सुषुप्तावस्था पढ़नी है। ये हमने यहां तक जिक्र किया है कि हमें पहले चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ये हम यहां तक देखा है हमने कि हमें क्या पढ़ना है। देखो, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज,
इन तीनों में जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आता है सस्य विज्ञान। अगले लेक्चर में हम मृदा के डिस्कस करेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम अगर मृदा पूरा हो जाता है तो बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अब हम अगर देखें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सस्य विज्ञान। सबसे पहले हमें पढ़ना है सस्य विज्ञान। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। अच्छा, इसमें एग्रोनॉमी में क्या रहता है? एग्रोनॉमी का पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक्चुअल में जो आप शब्द देखते हैं, साइंस में जितने भी आपने शब्द पढ़े हैं या जो पढ़ते हैं तो साइंटिफिक वर्ड आपको लगते हैं, वो क्या है कि एक तो कुछ भाषाओं से लिए गए हैं। अच्छा, भाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? लैटिन हो सकती है मुख्यतः, ग्रीक हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, यानी कि इस प्रकार और भी भाषाएं हो सकती हैं। लेकिन इन्हीं भाषाओं से क्यों लिए गए, ये भी क्वेश्चन उठता है। ये भाषाएं एक्चुअल में बोली जानी बंद हो चुकी है, ये अब बोली नहीं जाती। जैसे इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो जो चीज यूज में होती है ना, जैसे इंग्लिश बोली जाती है यूज में है, तो जो चीज यूज में होती है उसमें क्या है, चेंजेस आ जाते हैं। पहले सॉरी बोला जाता था, पहले बोलते थे सॉरी, आजकल बोलते हैं पार्डन। यानी कि इसमें चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अब थोड़े दिनों बाद लोग सॉरी को भूल जाएंगे, पार्डन को भूल जाएंगे, कोई और नया वर्ड आ जाएगा। यानी कि चेंज आ रहा है, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका यूज होना बंद हो गया है। ये एक जगह पर बुक्स में बंद है, बस इनका यूज नहीं होता, बोली नहीं जाती। तो इन्हीं से ये वर्ड्स हैं वो लिए जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस। तो इसको लिख देते हैं एग्रोस प्लस नोमस, इन शब्दों से बना है। अच्छा, अगर ग्रीक को एग्रोस लिख दिया आपने, ग्रीक भाषा में एग्रोनॉमी को एग्रोस प्लस नोमस लिख दिया, तो एग्रोस का मीनिंग होता है फील्ड। एग्रोस का क्या मीनिंग है? फील्ड। नोमस का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट। क्या मीनिंग होता है? मैनेजमेंट। अच्छा, एग्रोस को फील्ड कहते हैं और फील्ड को हिंदी में कहा जाता है खेत। क्या कहते हैं? खेत। एग्रोस को हिंदी में बोला जाता है खेत। इसको हिंदी में हमने बोल दिया खेत। और मैनेजमेंट को बोला जाता है प्रबंधन। आपने प्रबंधन कर दिया, यानी कि यहां से मीनिंग एग्रोनॉमी का ये निकल करके आया कि खेत का प्रबंधन करना है। अच्छा, खेत का प्रबंधन करना है। अब खेत तो ठीक है, आप समझ जाते हो कि कोई फील्ड है, कोई खेत है, कोई जगह है जहां पर फसलें उगाई जाती है, उसको खेत बोल देते हैं या फील्ड बोल देते हैं। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन होता है कोई काम को करने का तरीका ढूंढना और उसको सबसे आसान तरीके से और सबसे अच्छा करना, वो प्रबंधन होता है। मैनेज करना, एक्चुअल में मैनेजमेंट हिंदी में बोलते हैं और मैनेज आप समझ गए हैं। अच्छा, प्रबंधन का क्या मतलब हुआ कि कोई काम को करने का आसान तरीका ढूंढना और वो आसान तरीका ढूंढ करके उस काम को बेस्ट वे में कंप्लीट करना, यानी कि उससे रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम निकलने हैं वो बेस्ट लेना, तो उसी को बोलते हैं खेत प्रबंधन। अच्छा, अगर इनकी, ये तो हो गया इसके मीनिंग की बात। इसके मीनिंग के बाद में अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या रहेगी या सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या रहेगी? तो सस्य विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? देखो, एक तो फसल उत्पादन,
इसकी परिभाषा मैं जरूर लिख करके बताऊंगा, लेकिन पहले समझनी है। एक तो फसल उत्पादन, प्लस में मृदा प्रबंधन, ये दो क्रियाएं हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग तो था खेत का प्रबंध करना, ठीक है। फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन में, इनमें भी दो चीजें पढ़नी है। एक तो क्या है कि इनमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, यानी कि क्या क्या काम होते हैं। दूसरा इसमें आता है आपका, इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। अच्छा, यहां से अगर आप क्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो ये होता है, ये सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि काम को बोला गया है। काम कि इसमें फसल उत्पादन में और मृदा को सही रखने के लिए, मृदा को मैनेज रखने के लिए, सॉइल को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं कि काम करते हैं। जो काम करते हैं वो इसमें सस्य विज्ञान। सिद्धांत क्या होता है? एक्चुअल में सिद्धांत एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंग्लिश में बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी चीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद में जाना जाता है कि ये चीजें रिपीट हो रही है, तो उस पर एक सिद्धांत दे दिया जाता है कि ये बात 100% सत्य है, यानी कि बिल्कुल सच बात है। ये सिद्धांत हमेशा सच होता है। सिद्धांत ऐसे ही, कभी आप कोई भी सिद्धांत आपने आज तक पढ़ा है या आगे पढ़ोगे तो कोई भी सिद्धांत ऐसे ही नहीं दिया गया। उसको पहले ऑब्जर्व किया गया है, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया है, फिर एक्सपेरिमेंट अगर बार बार सही से रिपीट हो रहा है, उसके रिजल्ट सही से मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? सिद्धांत का रूप ले लेता है, प्रिंसिपल बन जाता है। अच्छा, अब यहां से इन शब्दों से सस्य विज्ञान की जो परिभाषा है वो निकल करके आती है। सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या कहती है? कृषि विज्ञान की वह शाखा कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन की क्रियाओं की क्रियाओं और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, या फिर का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इसमें अध्ययन तो सिद्धांत का किया जाएगा, लेकिन क्रियाएं तो एक्चुअल में की जाती है ना। पढ़ा तो वो चीज जाएगी जो लिखी जाएगी। अध्ययन करने का मतलब होता है टू स्टडी। अच्छा, अध्ययन तो किया जाता है सिद्धांत का और क्रियाएं करके देखी जाती है। तो ये आपकी इसमें डेफिनेशन रहती है। ये इतनी जो आप बॉक्स में देख पा रहे हैं, ये आपकी क्या है? डेफिनेशन है। इतनी सी आपकी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट के जो कल्चर किए जाते हैं, जो क्रियाएं की जाती है, जो काम किया जाता है और उसके प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों का अध्ययन करने को एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान बोल देते हैं। अच्छा, अगर इससे आगे चल करके बात करें, इससे आगे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं
तो सस्य विज्ञान एक्चुअल में एक ये है कि एग्रीकल्चर की बहुत ही मेन ब्रांच है। एग्रीकल्चर में बहुत सी ब्रांचेस हैं, उनकी सबसे मेन ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो एग्रोनॉमी रहती है, सस्य विज्ञान। क्यों? क्योंकि आसपास जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, ये अभी आप महत्व और क्षेत्र पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी प्रकार की फसलें उगाई जा रही है, उनका उत्पादन और मृदा का जो प्रबंधन किया जा रहा है, सोयल पर ध्यान दिया जा रहा है, या कोई भी फसल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? एग्रोनॉमी में पढ़ी जाती है। इसमें अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के यहां पर बात करूं तो खाद्यान्न उत्पादन क्या है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन कोई भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी कंट्री है, चाहे सभी को तो खाना ही पड़ेगा। खाद्यान्न उत्पादन किससे संबंधित है? एग्रोनॉमी से। और जितनी भी अनाज वाली है, दाल वाली है या फिर तेल वाली है, सारी की सारी फसलें किस में पढ़ी जाती है? हमने पिछले सिलेबस में डिस्कस कर रहे थे तब पढ़ा था, तो एग्रोनॉमी में पढ़ी जाती है। अब एग्रोनॉमी में अगर ये चीजें पढ़ेंगे तो देश का जो खाद्यान्न है वो कहां से आ रहा है? एग्रोनॉमी से आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको खाद्यान्न अगर नहीं मिलेंगे, कोई भी कंट्री है, खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएगी या पहले से ही मर जाएंगे लोग। दूसरी चीज है कि खाद्यान्न डेवलप करने के साथ साथ और भी चीजें हैं जिनमें काम आती हैं। अब हम बात अगर इसके टॉपिक को आगे बढ़ा करके देखें, ये तो एक एग्जांपल के तौर पर देखा था कि खाने में अगर काम आ रही है तो इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें ये काम आ रही होगी। तो ये खाद्यान्न उत्पादन की बात हो गई। ये हमने इसीलिए बात की थी कि थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए, थोड़ा सा इसका पता चले कि एक्चुअल में ये क्या कर रही है। अच्छा, अगर ये काम खाद्यान्न उत्पादन है, चारे के लिए फसलें उत्पादन करना है, इस प्रकार के अगर काम कर रही है तो इसका इंपॉर्टेंस है बढ़ जाता है। अब इसमें आगे जो आपका टॉपिक आता है वो क्या रहता है? महत्व। किसके महत्व पढ़ने हैं हमें? एग्रोनॉमी के। महत्व या इंपॉर्टेंस, इंग्लिश में बोल देते हैं इंपॉर्टेंस। क्या क्या महत्व रहेंगे इसके? तो देखो, पहला तो आता है कि खाद्यान्न उत्पादन में इसका महत्व है। जितनी भी प्रकार की इसमें फसलें आती है, चाहे वह अनाज वाली फसलें हैं, चाहे वह दाल वाली फसलें हैं, चाहे वह तेल वाली फसलें हैं, यानी कि बहुत प्रकार की फसलें इसमें आती है। और वो देश का जो खाद्यान्न है, देश को जो खाना है, वो कहाँ से मिलता है? सस्य विज्ञान से मिलता है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरी चीज कि इसमें जो क्रॉप उगाई जा रही है, जो भी क्रॉप इसमें ग्रो की जा रही है, तो एग्रोनॉमी में हमें उन क्रॉप्स के बारे में, उन फसल के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? अच्छा, उस फसल की जानकारी में हमें मिलता है सबसे पहले कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हैं। जैसे हमने बात की थी पहले ही, सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तभी कि अनाज वाली फसलों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दालों से प्रोटीन मिलता है, तिलहनी फसलों से हमें फैट वगैरह मिलता है, तो ये हमने बात की। पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसमें, इन चीजों की जानकारी मिलती है। अच्छा, पोषक तत्वों के बाद में हमें पता लगता है कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है, कौन से एरिया में कहाँ पर उत्पादन है। अच्छा, उसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी मृदा में इसको बोया जा सकता है। मृदा के अलावा हमें यह पता रहता है कि बीज कितना प्रयोग किया जाएगा। बुआई के बारे में हमें पता लगता है कि किस विधि से बुआई करेंगे। बीज के बारे में, बीज दर के बारे में हमें पता रहेगा। यहाँ पर बुआई किस विधि से की जाएगी, बुआई किस समय की जाएगी, इन दोनों चीजों के बारे में पता लग जाएगा। अच्छा, बीज का ट्रीटमेंट करना है, बीज को उपचारित करना है, तो वो कैसे, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर पता लग जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका सिंचाई के बारे में पता लग जाता है कि सिंचाई कौन सी, अलग अलग फसल को अलग अलग सिंचाई देनी होती है। सिंचाई के अलावा आपको इसके
पता लगता है पादप संरक्षण के बारे में, कि पादप में, पौधे में जितने भी जीव हैं, कीट हैं, वो आए हैं उनके बारे में। इसके अलावा आपको खरपतवार के बारे में पता रहता है कि कौन कौन से खरपतवार, यानी कि अब जब आप कोई भी क्रॉप को पढ़ते हैं तो क्रॉप के बारे में ये जानकारी आपको सामान्य तौर पर मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद में इसका उत्पादन कितना है वो जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी कौन कौन सी किस्में हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको फसल के बारे में, कोई भी फसल जब आप पढ़ते हैं, जो सस्य विज्ञान में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। अच्छा, इसमें खाद और उर्वरक भी रहता है, खाद और उर्वरक के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार बहुत सी चीजों के बारे में, फसल से रिलेटेड साइंटिफिक चीजों के बारे में आपको ये चीजें पता लगती है। अच्छा, अगर हम इसमें आगे बात करें तो हमें एक चीज का और पता लगता है कि कोई भी पादप है, कोई भी पौधा है, वो किस पर बेस्ड रहता है? वातावरण पर। वातावरण पर निर्भर करता है। कौन सी जलवायु है उसकी, इस पर निर्भर करता है कौन सी जलवायु में बोया जाएगा। साथ ही साथ निर्भर करता है कौन सा मौसम है, यानी कि मौसम और जलवायु से संबंधित जो आप 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, वो उन सभी की जानकारी आपको मिलती है। अच्छा, पादप है कोई, देखो इस प्रकार का कोई पौधा बना हुआ है और कुछ पौधे हैं वो इस प्रकार के होते हैं, यानी कि घास फूल के। कुछ पौधे हैं वो क्या है कि जिनकी तना कमजोर होता है या फिर झाड़ियां निकली होती है, झाड़ियां बनी हुई होती है, इस प्रकार का आपको पौधा देखने को मिलता है, यानी कि एक झाड़ी टाइप का। तो अलग अलग प्रकार के। अच्छा, कुछ पौधों की पत्तियां हैं वो बड़ी होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां हैं वो बड़ी होती हैं, कुछ पौधों में पत्तियां देखने को मिलती है छोटी देखने को मिलती है, इस प्रकार छोटी सी पत्ती दिखाई देती है आपको। कुछ पौधों की जड़ें हैं, कुछ पौधों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, जड़ें कम होती हैं और लंबाई बहुत ज्यादा है। कुछ पौधों में क्या होगा कि लंबाई कम होगी, पौधा भी छोटा होगा लेकिन जड़ें बहुत लंबी होगी। तो ये सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? वातावरण, जलवायु और मौसम पर निर्भर करता है कि वो कौन से वातावरण में रह रहे हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, हवा का दाब कितना है, मौसम कैसा है, उसमें बरसात कैसी हुई है, यानी कि सबका सब किस पर डिपेंड करता है? वातावरण, जलवायु और मौसम पर। ये सारी की सारी किसमें पढ़ने को मिलती है? सस्य विज्ञान में पढ़ने को मिलती है। आप 11वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें अगले पॉइंट में, तो इसमें सिंचाई की विधियों के बारे में आपको पता चलता है। सिंचाई पौधे की किस प्रकार की जाएगी और सिंचाई की जितनी विधियां हैं या स्रोत हैं, इन सभी के बारे में भी आप सस्य विज्ञान में पढ़ते हैं। विधियां हैं, कौन कौन से तरीके से की जा सकती है, इसी को विधियां बोल देते हैं। कहां कहां से की जा सकती है, वो स्रोत हो गए। तो ये सिंचाई भी आपको यहां से पता चलता है। कहां से? एग्रोनॉमी से। अच्छा, इसके अलावा हमारे देश में जो कीटनाशी तैयार किए जाते हैं, रसायन तैयार किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित हैं, वो क्या है? रसायन कौन कौन से हैं, पादप वृद्धि नियंत्रक कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उनके बारे में भी हमें सस्य विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अब कोई भी यंत्र है, ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के साथ आने वाले इंप्लीमेंट हैं और कंबाइन वगैरह है, हार्वेस्टर है, तो इन सभी के बारे में आपको साथ के साथ कहां पर पता लगता है, कहां पर पढ़ते हैं आप, कहां से जानकारी मिलती है? सस्य विज्ञान से। तो इन्हीं सब चीजों की जानकारी लेनी है। अच्छा, उर्वरक, कीटनाशक कौन सी फसल में कितने डालने हैं और किस प्रकार मैनेज करना है उनको, किस प्रकार कितने डालने हैं, कम डालने हैं, ज्यादा डालने हैं, नहीं डालने। तो अब इन सब चीजों की जानकारी है वो आपको साइंटिफिकली कहां से मिलती है? सस्य विज्ञान से मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो 60 के दशक में, 60s में, 1960 के बाद में
भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये आप 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने। देखो क्या हुआ, हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, 60s का दौर चल रहा था, 65 तक पाकिस्तान है वो अटैक कर देता है भारत पर। 1965 से 2 साल पहले 1963 में एक N.E. बार्लोंग नाम का एक व्यक्ति थे, जिनको बोने गेहूं का जनक माना जाता है या हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक माना जाता है। इन्होंने क्या काम किया कि भारत की यात्रा की। अच्छा, इनके भी अपने फायदे थे कुछ, उसलिए यात्रा की। क्योंकि भारत में जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो गेहूं के लिए अच्छी थी और ये गेहूं की नई किस्म विकसित कर रहे थे। बोना गेहूं इन्हीं की इजाद है, तो बोने गेहूं को इन्होंने विकसित किया और फिर इन्होंने देखा कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग कंट्रीज में देखते हैं उगा करके कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो इन्होंने देखा, उगा दिया इसको और बाद में भारत में आ गई। कब? 1963 में। 1963 में भारत में आने के बाद में क्या देखा कि भारत जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था, यानी कि भारत मंगवाता था गेहूं को। कहां से? अमेरिका से। और समय यह था कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान की एक्सपोर्ट करता था इस समय। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर युद्ध स्टार्ट होता है, युद्ध स्टार्ट होने पर क्या हुआ कि भारत में गेहूं या फिर ये कह दे कि खाद्यान्न की कमी हो गई। खाद्यान्न भारत में नहीं रहा। अब बिना कुछ खाए तो युद्ध भी नहीं लड़ा जा सकता, लोग भी भूखे मर रहे थे। तब उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पीएम थे। इन्होंने क्या काम किया, दिया था नारा, क्या था? जय जवान जय किसान। इन्होंने यह नारा दिया, जय जवान, यानी कि जवान है वो खेत में बॉर्डर पर लड़ेंगे और किसान है वो खेत में खाद्यान्न पैदा करेंगे। खाद्यान्न किससे संबंधित है? ये सारी बातें इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। अच्छा, 1965 में युद्ध चल रहा था, गेहूं की कमी हो गई। उस समय जो N.E. बार्लोंग का हमने थोड़ी देर पहले हमने ये जिक्र किया था कि ये भारत में आकर के गए थे, तो इन्होंने जो गेहूं पैदा किया था, जो बोना गेहूं था इनका, वो थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर का था, थोड़ा काले रंग का था। अच्छा, ये काले रंग का गेहूं भारत के लोगों ने क्या है उगाने से मना कर दिया। क्यों? भारत में उस समय अंधविश्वासी लोग ज्यादा थे, उन्हें उत्पादन वगैरह से ज्यादा कुछ मतलब था नहीं। अच्छा, उत्पादन वगैरह से अगर मतलब नहीं था तो उन्होंने क्या काम किया कि मना कर दिया। अब यहां पर क्या है, N.E. बार्लोंग M.S. स्वामीनाथन से मिलते हैं। M.S. स्वामीनाथन, आपने 1 साल से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ये नाम तो सुना ही होगा। M.S. स्वामीनाथन को बोने गेहूं का भारत में जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक भी M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। ठीक है, हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को। अच्छा, अब क्या है, M.S. स्वामीनाथन ने क्या कहा कि इनसे कोई जो इन्होंने जो बोने गेहूं की वैरायटी डेवलप की थी, उसको क्या काम किया, उन्होंने एक काम किया कि हम वैरायटी डेवलप करेंगे। इन्होंने कोई दूसरा जीन लिया, उसका उसके साथ क्या काम करवाया, उसका उस गेहूं के साथ, कौन से गेहूं के साथ? N.E. बार्लोंग के गेहूं के साथ क्रॉस करवा दिया। यहां पर क्रॉस करवाने से जो आपको गेहूं प्राप्त हुआ, जो आजकल आप देखते हैं, वो सुनहरे रंग का गेहूं आपको यहां पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। साथ की साथ बोलना था। अच्छा, इन्होंने जो गेहूं भारत में देने की कोशिश की, उसकी विशेषता क्या थी कि वो अच्छे से क्या हो जाता है कि अच्छा उत्पादन मिलता है उससे, उसकी किस्म अच्छी थी, वो थोड़ा सा बोना भी था, ज्यादा बढ़ता नहीं था। तो वो क्या है कि भारत, ये सुनहरा रंग हो गया और जैसे ही सुनहरा रंग हुआ तो भारत के लोगों ने इसे अपना लिया। अब भारत के लोगों ने 1965 के आसपास इसको अपना लिया था। अब 1965 के आसपास इसको अपना लिया, गेहूं ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया। अब 1970 से पहले 1969-70 में
ये हालात हो गए थे, इतना गेहूं भारत ने उत्पादित कर दिया था कि भारत जो गेहूं उत्पादन में है वो एक्सपोर्ट करने लग गया, बाहर भेजने लग गया। पहले तो आयात भी नहीं होता था। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था युद्ध के समय पे, और बहुत ही महंगा देते थे, और ऐसा देते थे कि जो बहुत ही लो क्वालिटी का होता था, यानी कि दाने फूटे हुए हैं, उसमें कभी कुछ मिक्स हो गया, कभी कुछ मिक्स करके दिया, तो बहुत ही लो क्वालिटी का अमेरिका अनाज के दाने देता था, गेहूं देता था। तो इसके लिए इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इन्होंने कहा कि भारत ही उगाएगा, भारत ही खाएगा। और इन्होंने एमएस स्वामीनाथन का रोल ये हो जाता है कि इन्होंने क्रॉस करके भारत के लोगों का जो अंधविश्वास था वो दूर कर दिया और नया गेहूं का रंग पैदा कर लिया, सुनहरा रंग हो गया। अब भारत के लोगों ने उसका खूब उत्पादन किया तो भारत क्या है, ये हालात हो गए थे कि भारत लास्ट में जाकर के निर्यात करने लग गया था। तो ये इसके सस्य विज्ञान में हम इसमें इतना पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसके क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में सस्य विज्ञान ने काम किया है वो कल पढ़ेंगे। ये महत्व है इसके। अब तक हमने जो पढ़ा है वो ये है, ये जो महत्व थे हाँ, हमने इतना कुछ यहां से पढ़ा है। ये देख लीजिए एक बार, हमने पादप के बारे में या खाद्यान्न उत्पादन फसल के बारे में ये महत्व पढ़े थे। इससे पहले हमने इसकी क्या पढ़ी थी, इसकी परिभाषा पढ़ी थी। किसकी परिभाषा पढ़ी थी? सस्य विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी। यह सस्य विज्ञान की परिभाषा रही। सस्य विज्ञान की परिभाषा को समझने की कोशिश की थी और इसके बाद में हमने एग्रोनॉमी का हमने एग्रोनॉमी का मीनिंग समझा था। इससे पहले देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है। तो ये रहता है आपका। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम सस्य विज्ञान के जो स्कोप हैं, स्कोप या फिर हिंदी में बोल देते हैं क्षेत्र हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आगे मृदा पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा।